हेलो स्टूडेंट्स, राउल्ट के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं और राउल्ट के नियम पर जो न्यूमेरिकल्स बनते थे उनको भी हम लोगों ने कर लिया है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो राउल्ट के नियम पर आधारित है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो आज हमारी टॉपिक रहेगी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन किसको कहते हैं और अनादर्श विलयन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले बारी है आदर्श विलयन की, और आदर्श विलयन की परिभाषा इस प्रकार है। आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात वे सारे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन प्रत्येक सांद्रता पे करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और एक आदर्श विलयन के लिए परिस्थिति दी हुई है डेल्टा मिक्सचर H इक्वल टू 0, यानी विलयन के अवयवों को मिश्रित करने पर उसमें से न तो कोई ऊष्मा निकलनी चाहिए न तो कोई ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। डेल्टा मिश्रण H यानी मिश्रण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, ये मिश्रित करने की क्रिया न तो ऊष्मा क्षेपी होनी चाहिए न तो ऊष्मा शोषी होनी चाहिए। और दूसरी परिस्थिति है डेल्टा मिक्सचर V इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो अवयवों को मिश्रित करके विलयन बनाया जाए तो उनके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी दो अवयवों का जो वॉल्यूम होगा, यूँ समझें, अगर एक लीटर लिया जाता है, जैसे बेंजीन व टाल्विन, तो 1 लीटर बेंजीन 1 लीटर टाल्विन लिया जाता है, तो कुल मिला के हमको 2 लीटर मिश्रण प्राप्त होना चाहिए। अगर 2 लीटर प्राप्त हो रहा है तब तो ये परिस्थिति बनती है। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा का वॉल्यूम हो जा रहा है तब ये परिस्थिति नहीं बनेगी और विलयन भी आदर्श नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा मिक्सचर V इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा मिक्सचर H इक्वल टू 0 होना चाहिए। उदाहरण के लिए है बेंजीन व टाल्विन का विलयन, दूसरा ब्रोमोएथेन व क्लोरोएथेन का विलयन, तीसरा है नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का विलयन। और वास्तव में कोई विलयन आदर्श विलयन क्यों होता है, कब वह राउल्ट के नियमों का पालन करता है, उसके लिए यह परिस्थिति बता दे रहा हूँ। माना कोई विलयन दो अवयवों A व B से मिलकर बना है। A भी द्रव अवस्था में होगा, B भी द्रव अवस्था में होगा। यहाँ एक चीज़ बता दें, आदर्श एवं अनादर्श विलयन का कॉन्सेप्ट केवल द्रव विलयनों के लिए है, द्रव विलयनों के लिए है। अन्य प्रकार का यदि विलयन है तो उनके लिए आदर्श और अनादर्श विलयन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें विलायक भी द्रव होना चाहिए और विलेय भी द्रव होना चाहिए। तो दो द्रवों से मिलकर बना है A और B से। A द्रव के अंदर क्या होगा, A के मध्य अंतर आणविक बल कार्य करेगा, यानी कि जो घटक है उसके अणुओं के मध्य आपस में लगने वाला अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा। इसी प्रकार B द्रव के अंदर B अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल कार्य करेगा। ठीक है, अब अगर इनको हम मिक्स कर लेते हैं A और B को, तो A और B के अणु भी पास पास आएंगे और इनके मध्य भी अंतर आणविक बल कार्य करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स A और B के मध्य भी लग रहा है। अब A और A के मध्य या फिर B और B के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल जितना है, अगर A और B के मध्य अंतर आणविक बल भी उतना ही है या बहुत थोड़ा सा अंतर है, तब तो विलयन आदर्श कहलाएगा। यदि यह अंतर ज़्यादा है तब विलयन आदर्श विलयन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ A की जगह हम मान लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन है, B की जगह नॉर्मल हेप्टेन है। नॉर्मल हेक्सेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मात्रा कुछ होगी, नॉर्मल हेप्टेन में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मात्रा कुछ होगी। अब दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो दोनों के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होगा वह पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे उन्हीं के इक्वल होगा, तभी यह आदर्श विलयन बनाएगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अनादर्श विलयन पे। और अनादर्श विलयन के लिए डिफिनीशन इस प्रकार है।
अनादर्श विलयन वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और एक अनादर्श विलयन के लिए हम ये कह सकते हैं, पहले हम राउल्ट का नियम यहाँ लिख दें। राउल्ट का नियम P टोटल कुल वाष्प दाब विलयन के लिए कितना बनता है ये हम जानते हैं। अवयव 1 का वाष्प दाब और अवयव B का वाष्प दाब दोनों का योग कर दिया जाए तो P टोटल ज्ञात हो जाता है। और P1 बराबर होता है किसके, P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। यहाँ पे P0 शुद्ध अवस्था में घटक 1 का आंशिक वाष्प दाब और X1 विलयन में उसका मोल प्रभाज है। उसी तरह P02 शुद्ध अवस्था में घटक 2 का आंशिक वाष्प दाब और X2 विलयन में घटक 2 का मोल प्रभाज है। तो P टोटल राउल्ट के नियम में इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। लेकिन जब एक अनादर्श विलयन बनता है तो उसके टोटल वेपर प्रेशर का मान राउल्ट के नियम द्वारा बताए गए सिद्धांत पे ज्ञात नहीं हो पाता है। क्या मिलेगा, P टोटल की वैल्यू P1 प्लस P2 के वैल्यू के योग से कम या ज़्यादा आएगी, ये बराबर नहीं आएगी। इनके योगों से या तो ये कम आएगा या इनके योगों से अधिक आएगा। और यदि P टोटल का मान दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योगों से अधिक आता है तो उन विलयनों को कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। और यदि P टोटल का मान P1 प्लस P2 के मान से कम आता है तो उसको हम कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। तो अब हम लोग धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों को पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला प्रकार है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन। और ऐसे विलयनों के लिए एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ऐसे विलयनों का वाष्प दाब, ऐसे विलयनों का वाष्प दाब, वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से, वाष्प दाब से प्रत्येक सांद्रण पर, प्रत्येक सांद्रण पर अधिक होता है, अधिक होता है। और इसमें अगर हम राउल्ट का नियम लिख लें, P टोटल, P टोटल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही ज़्यादा होगी किसके, P1 प्लस P2 की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। किसके लिए, धनात्मक विचलन जो सॉल्यूशन शो करते हैं उनके लिए। और अगर इनके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें, किसके मध्य, पिछला ग्राफ याद करो कैसे प्लॉट किया गया था, मोल प्रभाज या मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य, वाष्प दाब के मध्य राउल्ट के नियम में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था। इस पॉइंट पे क्या लिया था, घटक 1 का मोल प्रभाज x1 1 के बराबर था, अर्थात यहाँ पे घटक 1 ही केवल उपस्थित था और यहाँ पे घटक नंबर 2 उपस्थित नहीं था, उसके लिए 0। और इस पॉइंट पर केवल घटक 2 उपस्थित था, x2 के लिए वैल्यू 1 है और x1 में यहाँ पे 0 है। यहाँ पे घटक 1 उपस्थित नहीं था। यहाँ पे चूंकि घटक 1 उपस्थित था तो वाष्प दाब यहाँ हम दिखाएंगे शुद्ध अवस्था में इस घटक का वाष्प दाब, और शुद्ध अवस्था में हम दिखा दे रहे हैं, मान लिया कि P0 1 था। इसी तरह ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पे घटक 2 का वाष्प दाब P02 और 1 का वाष्प दाब कम दिखा रहे हैं, 1 का वाष्प दाब
अधिक दिखा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अवयव नंबर 2 का वाष्प दाब अवयव नंबर 1 के वाष्प दाब से ज़्यादा है। यहाँ से हम देखें, यहाँ से इस बिंदु की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे ये मोल अंश आगे बढ़ने पर कम होता जाएगा, यानी x1 का वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रहा है, x1 की मात्रा इधर कम हो रही है। तो यहाँ से इसका वाष्प दाब भी क्रमशः घटते 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 शून्य पहुँच जाएगा। उसी तरह P2 का भी वाष्प दाब इस पॉइंट पर आते आते शून्य, और टोटल सॉल्यूशन का वाष्प दाब एक सीधी रेखा के रूप में मिलता था राउल्ट के ग्राफ में। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, धनात्मक विचलन जो विलयन प्रदर्शित करते हैं उनके लिए हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। और जब विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? प्रत्येक अवस्था में राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, अब ग्राफ हमारा क्या होगा? प्लस की तरफ मुड़ेगा, धनात्मक विचलन शो करेगा, और इसका ये P टोटल है, P टोटल ज़्यादा होगा पहले की अपेक्षा। ये क्या था? ये प्लॉट था P2 का और ये प्लॉट था P1 का। ठीक है, अब ये हमारा P1 का प्लॉट है, ये P2 का, ये P टोटल के लिए। तो ये धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ है, धनात्मक विचलन के लिए, धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ। ठीक है, यहाँ हम दूसरा पॉइंट देख ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन। जिस प्रकार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए लिखा गया है कि ऐसे विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से प्रत्येक सांद्रण पर अधिक होता है। यहाँ हम लिखेंगे कि इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से प्रत्येक सांद्रण पे कम होता है। यहाँ आप खुद लिख लेंगे, अधिक की जगह यहाँ कम शब्द का इस्तेमाल करना है बस। और यहाँ कंडीशन बना दे, P टोटल का मान क्या होगा? कम होगा प्रत्येक सांद्रण पर P1 प्लस P2 से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था? P टोटल का मान ज़्यादा था, यहाँ P टोटल का मान कम होगा, यानी कुल वाष्प दाब कम प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य, यहाँ पे x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 0, और ये P01 और एक पॉइंट बना दिया P02 के लिए। ठीक है, राउल्ट का नियम अगर ये शो करता तो हमको ग्राफ इस प्रकार मिलता, लेकिन ये क्या कर रहा है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका वाष्प दाब भी कम प्राप्त होगा और इसके लिए ग्राफ यूं मिलेगा, यानी प्रत्येक सांद्रण पर वाष्प दाब कम मिलेगा। यहाँ क्या हो गया? ये लाइन P2 के लिए, ये लाइन P1 के लिए, और ये P टोटल के लिए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का उदाहरण, और यहाँ ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का उदाहरण लिख लेते हैं। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का उदाहरण है, एग्जाम्पल 1, जल व नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का विलयन। दूसरा उदाहरण है एसीटोन व क्लोरोफार्म का विलयन। क्लोरोफार्म का विलयन। इसी तरह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए एग्जाम्पल हो गया जल, पहला एग्जाम्पल है जल व मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल का विलयन। और दूसरा उदाहरण है बेंजीन व
साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का विलयन। ठीक है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन समाप्त हुआ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।